एक प्यार भरी नमस्ते आप सबको। मैं हूं डॉक्टर मंजुला, एमएम हॉस्पिटल जालंधर से ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट। मैं आप सबका स्वागत करती हूं इस बातचीत में जिसका टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस डिकोडिंग पीरियड पेन। एंडोमेट्रियोसिस एक इतनी कॉमन प्रॉब्लम है औरतों में होने वाली, जो कि हजारों लाखों महिलाओं को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बारे में या तो समय पर पता नहीं चल पाता या इसका सही से इलाज नहीं हो पाता। तो आज एंडोमेट्रियोसिस के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु जगोतानंदा, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फ्रॉम डॉक्टर रितु नंदा गायनी हॉस्पिटल एंड इनफर्टिलिटी सेंटर जालंधर से। डॉक्टर रितु, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। नमस्ते, थैंक यू डॉक्टर मंजुला फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। और आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम और एक बहुत ही खूबसूरत विषय पे बात करने वाले हैं एंड लेट्स स्टार्ट मंजू। डॉक्टर रितु, जैसे पीरियड्स के दौरान होने वाली पेन के बारे में हम अक्सर सुनते हैं अपने पेशेंट से, इधर उधर से, लेकिन ये कोई कैसे बता सकता है कि ये एक सिंपल माहवारी के दौरान होने वाला दर्द है या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस? डॉक्टर मंजुला, ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि ये हम कैसे जान पाएं कि ये पेन क्यों हो रहा है और क्या इज इट अ नॉर्मल पीरियड पेन या फिर ये कोई एक बीमारी का संकेत है। देखिए, ये हर लड़की हर लेडी को समझना है कि अगर उनको पीरियड्स के दौरान पेन होता है और उन्हें दवाई लेनी पड़ती है, या बच्चियां स्कूल नहीं जा पाती हैं, या इतना दर्द होता है कि वॉमिटिंग आ जाती है, या उस समय आपको जब पीरियड्स आते हैं ऐसे नीचे भार महसूस होता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार टॉयलेट जाऊं, कई बार टॉयलेट मोशन आता भी नहीं है लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है, या यूरिन सुसु बार बार आता है, ये सब चीजें संकेत दे रही हैं कि कुछ प्रॉब्लम है। स्पेशली अगर आपको दर्द हर महीने होता है, ड्यूरिंग पीरियड्स होता है, और अक्सर ये दर्द पीरियड आन तो पहले शुरू हो जाएगा और जैसे पीरियड आ जाएंगे ये अक्सर बढ़ता जाता है। इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो जैसे कि डॉक्टर रितु ने बताया कि जो एक नॉर्मल माहवारी की पेन है उसमें आपकी जो पेन है वो यूजुअली मेंसेस से 1 या 2 दिन पहले शुरू होती है और मेंसेस आने के बाद बंद हो जाती है। लेकिन अगर आपकी माहवारी की दर्द का पैटर्न इससे डिफरेंट है, यानी कि जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि मेंसेस आने से कुछ दिन पहले शुरू हो जाती है, मेंसेस के दौरान बढ़ती जाती है, या आपको अपने काम से, स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ऐसे में आपको एक बार जाकर डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए और उसे एक सिंपल मेंसेस की पेन को समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थैंक्स डॉक्टर रितु, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया है। डॉक्टर रितु, जैसे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आजकल बहुत से पेशेंट्स भी सुनते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को भी बहुत नॉलेज होती है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस एक्चुअल में क्या है और हमें इसके बारे में नॉलेज होनी क्यों जरूरी है? जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा डॉक्टर मंजुला अगेन कि एंडोमेट्रियोसिस है। सो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जैसे नॉर्मल हमें महामारी आती है, सब बच्चियों को ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग बाहर आती है, ऐसे ही यही वजह से कुदरती तौर पे कह लीजिए कि जिन लोगों के अंदर एंडोमेट्रियोसिस होता है उनके कई जगह पे जो लाइनिंग आपके यूट्रस बच्चेदानी के अंदर बनती है वो ग्लैंड्स ओवरी में पड़े होंगे। ओवरी क्या है? अंडेदानी। ट्यूबों के अंदर हो सकते हैं, आपके आंतड़ी के ऊपर पड़े हो सकते हैं, पेट में कई जगह पे पड़े हो सकते हैं। कभी कभी ये आपके जो बच्चेदानी की दीवार है उसके अंदर भी होते हैं, तो हम इसको एडिनोमाइसिस कहते हैं। तो कहने का मतलब कि इन बच्चियों में सिर्फ महामारी बाहर नहीं आती, ब्लीडिंग सिर्फ बाहर नहीं होती है, इनके पेट के अंदर भी ब्लीडिंग होती है, जो कि उन्हें कई बहुत ही गंभीर तरह का दर्द महसूस कराती है। उससे बहुत ही इनको दर्द होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम ये बीमारी लाती है वो है पेन। और कई बार ये कॉमन नहीं है, रेयरली जो ये ग्लैंड्स होते हैं, जो एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, ये दिमाग में भी जा सकता है, लंग्स में भी हो सकता है और कई तरह की सीरियस प्रॉब्लम्स भी देता है। पर ये रेयर है। जो कॉमन है वो पेट के ही कई हिस्सों के अंदर
ये ग्लैंड्स होते हैं और ये अंदर ब्लीड करते हैं। जिसके वजह से कई तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। डॉक्टर रितु ने जैसे आपको ये चीज बताई है, इसे मैं एक बार आपको ये एक मॉडल की हेल्प से भी दिखा देती हूँ। जैसे कि डॉक्टर रितु ने बताया कि जो यूट्रस के अंदर ये लाइनिंग होती है, बेसिकली यही लाइनिंग मेंसेस के दौरान शेड ऑफ होके बाहर आती है, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो अगर ये जो झिल्ली है, एंडोमेट्रियम है, ये यूट्रस के अंदर से निकलकर ये जो ट्यूब्स हैं या ये जो ओवरीज हैं यहां पर आ जाए, तो इसे बेसिकली हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। क्योंकि ये हर महीने जब महामारी आती है तो ब्लीडिंग इस टिश्यू में होती है, तो इसकी वजह से ओवरीज में जो है स्वेलिंग आ जाती है, मासेस बन जाते हैं, गोले बन जाते हैं। इसके अलावा माँ के पेट में, आंतड़ियों में, उन सब में भी सूजन आ जाती है और वो सब आपस में जुड़ सकते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। डॉक्टर रितु, क्या ये सच है कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में कभी कभी सालों साल पता नहीं चलता, कि लोग इसके बारे में, डॉक्टर्स भी इसे डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, पेशेंट को तो अवेयरनेस होती ही नहीं है, ऐसे क्यों होता है? देखिए, अगर एंडोमेट्रियोसिस डॉक्टर सालों साल नहीं डायग्नोस करते हैं, तो कई बार मुझे लगता है हम उसके लिए अवेयर नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोस करना बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। और ये पर लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि यस, ये सालों साल डायग्नोस नहीं हो पाता। उसमें कई कारण हैं। सबसे पहले तो बहुत सारे मैं देखती हूँ जो पेरेंट्स हैं, वो कई बार ही, या आस पड़ोस के लोग हैं, जब एक लड़की को पेन होता है तो उसको ये बोल दिया जाता है कि ये नॉर्मल है। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी अगर आपको पीरियड्स में पेन होता है, इट इज नॉट नॉर्मल। पीरियड्स में कभी पेन नहीं होता। आपको सिर्फ एक डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिससे महसूस होगा कि हाँ, मुझे पीरियड्स आए हैं। बट पेनफुल पीरियड्स इज अ साइन ऑफ डिजीज। अगर आपको महामारी में दर्द होता है, वो एक बीमारी का चिन्ह है। सब लोगों को ही अपने जहन में, दिमाग में छाप लेना चाहिए। तो ये बीमारी कोई भी डॉक्टर और कोई भी मरीज या इसको ये मिस होगा नहीं। ये इसीलिए मिस होता है। और लोग बोलेंगे, घर की महिलाएं बोलेंगी शादी होगी तो ये ठीक हो जाएगा। शादी के साथ ये कभी ठीक नहीं होता। वो कैसे ठीक होता, आई डोंट नो, ये मिथ क्यों बन के रखा है। और दूसरी बात, जैसे आप जानना कि इसको दो तरह का एंडोमेट्रोसिस होता है। एक तो होता है जिसमें आपको दर्द होता है, और दर्द होके भी आप उसको अनगैली करते हैं, वो हमारी गलती है, पेरेंट्स की। सब सब लोग उसमें जिम्मेदार हैं जो दर्द को नॉर्मल समझते हैं। दूसरा एंडोमेट्रोसिस ऐसा भी होता है जिसमें उनको पेन होता ही नहीं। दे हैव वेरी सिवियर एंडोमेट्रोसिस। अंदर सब चिपका होगा, बड़े बड़े खून की रसौलियां बनी होंगी, लेकिन दर्द होगा नहीं पेशेंट को। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेन एंड सिवियरिटी को आप ऐसा नहीं कह सकते कि इनका आपस में तालमेल है। ऐसा भी हो सकता है एंडोमेट्रोसिस आपके अंदर इतना सिवियर पड़ा है और आपको जरा भी पेन नहीं है। तो ये जो पेशेंट्स हैं दूसरे वाले, जिनको पेन ही नहीं है और इतना सिवियर अंदर एंडोमेट्रोसिस है, ये मिस हो जाए तो किसी की ऐसे गलती नहीं कह सकते। बट ये भी डायग्नोज हो जाता है अगर हमने एक एग्जामिनेशन किया और अल्ट्रासाउंड किया। दूसरी चीज, ये जो एंडोमेट्रोसिस है, ये कैसे प्रेजेंट होता है? ये अक्सर हमारे पास ये मरीज आते हैं कि इनको बच्चा नहीं हो रहा। जिनको दर्द नहीं होता वो अक्सर इनफर्टिलिटी के मरीज बन के आते हैं। सो दिस इज द रीजन कि वाई ये मिस होता है। वो मोस्ट मोस्ट अगर हम कहें कॉमन रीजन, कि इसको हमने जानकर भी नजरअंदाज कर दिया, मैं तो यही कहूंगी। डॉक्टर रितु, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। जैसे ओपीडी में हम कितने पेशेंट्स देखते हैं जो हमारे पास आते हैं किसी भी और प्रॉब्लम से, और हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो हमें नजर आता है कि ओवरीज में कितने बड़े बड़े सोजिश के गोले बने हुए हैं। तो ऐसे में इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बट द बॉटम लाइन जो सभी महिलाओं की समझने वाली है कि आपको अगर मेंसेस के दौरान कोई भी अनयूजुअली सिवियर पेन होती है तो आपको एटलीस्ट एक बार डॉक्टर से अपना चेकअप जरूर करवाना है। दिस इज द बॉटम लाइन दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। अच्छा डॉक्टर रितु, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जैसे आपने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस में पेन हो भी सकती है, पेन नहीं भी हो सकती, तो फिर एंडोमेट्रियोसिस का पता कैसे चलता है? कि क्या ये सिर्फ
सिम्टम्स के बेस पे होता है, या इसके लिए कोई डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे कि हमें इसके बारे में पता लग सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर मंजुला। कि देखिए, एंडोमेट्रियोसिस को मैं सही मायने में बताऊं, डायग्नोस करना बिल्कुल भी कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। और ये हर इंसान को, लेडी को, फैमिलीज को समझना चाहिए कि ये मत सोचे किसी भी बीमारी को डायग्नोस करने के लिए बड़े बड़े टेस्ट की जरूरत है। यू नो, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका हम जब पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, तो उसी से सबसे पहले तो हम यही पूछते हैं, आपको जब महामारी में दर्द होता है क्या? जब पेशेंट बोलता है हाँ, फिर हम उसको फर्दर क्वेश्चन पूछते हैं, महामारी आने से पहले दर्द होता है, बढ़ता है, आने के बाद सिवियर हो जाता है, हर महीने होता है, क्या उस समय पॉटी पे भार वाले हिस्से में भार पड़ता है? बहुत सारी महिलाएं बोलेंगी यस। तो ऐसे हम हिस्ट्री में इतने सारे सवाल पूछ के कि आपको, तो वो हमें एक डायग्नोसिस हिस्ट्री पे ही बन जाता है। फिर उस पेशेंट को हम एग्जामिन करते हैं। अगर वो मैरिड लेडी है तो एक बारी नीचे से परस्पेक्टिव एग्जामिनेशन करते हैं। परस्पेक्टिव क्या होता है? जो हम नीचे वेजाइना होता है, हम उस पेशेंट को, एक हमारा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, नॉन पेनफुल एग्जामिनेशन होता है, हम अपनी आंख से देख सकते हैं। उसमें कभी कभी हमें ब्लूइश रेड स्पॉट्स दिख जाते हैं, अंदर एंडोमेट्रियोसिस के आंख से ही दिख जाते हैं, कोई दूरबीन नहीं चाहिए, कोई स्कैन नहीं चाहिए। फिर एक पर विजाइना, अपनी जो हम दो फिंगर पीवी एग्जामिनेशन, एक सिंपल, डॉक्टर अपनी दो फिंगर्स के साथ एक एग्जामिनेशन करता है पेल्विस का। उसी में कई बारी हमें नोड्यूल्स, कई बारी बहुत चीजों, है ना, टेंडरनेस, कई कई बार सिस्ट भी फील होती है। फिर एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड आजकल इतना बेहतरीन एक मशीन है कि उसने सब एमआरआई वगैरह सब बड़े मशीन्स को भी कोई जरूरत ही नहीं रह गया। छोटे छोटे हम लोग 5 मिलीमीटर, मतलब आधे सेंटीमीटर के एंड्रोमेट्रियोमा भी अल्ट्रासाउंड पे पिक कर लेते हैं। इतना बेहतरीन ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जिसके साथ हम डायग्नोस कर लेते हैं। आगे कहा जाता था कि दूरबीन डाल के डायग्नोज होगा, लेकिन आजकल हमारा साइंस और एविडेंस कहता है कि एंडोमेट्रियोसिस को डायग्नोज करने के लिए आपको दूरबीन डालने का जरूरत नहीं है। दूरबीन हम तभी डालते हैं, डायग्नोज करने के लिए नहीं, डायग्नोज तो बन जाता है पहले ही, तभी डाला जाता है जब कोई बहुत बड़ी सिस्ट है, उसको हम ऑपरेट करना चाहते हैं, और सर्जरी भी बहुत सोच समझ के किया जाता है। इट कैनॉट बी डन कि बस हमें एक सिस्ट दिख गया 3 सेंटीमीटर का, फोर, तो हम उसको निकालने में लग जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो दीज आर वेरी सिंपल वेज जिससे हम डायग्नोस बना लेते हैं। बहुत रेयरली किसी मरीज का हमें एमआरआई की जरूरत पड़ती है। लैप्रोस्कोपी बिल्कुल डायग्नोस के लिए तो नहीं जरूरत पड़ती। कुछ उसको हमने हल निकालना है, कुछ अंदर गंभीर समस्या है, तो हम लैप्रोस्कोपी की मदद लेते हैं। तो मे बी डॉक्टर रितु, जैसे कि किसी पेशेंट में सपोज हमें ओवरीज में कोई मतलब मास नहीं नजर आ रहा है, बट स्टिल द पेशेंट, उसको पेशेंट को बहुत ज्यादा मेंसेस के दौरान पेन होती है, देन मे बी जैसे कई बार जो अंदर पेट के अंदर झिल्ली होती है जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं, कई बार अगर उसका एंडोमेट्रियोसिस हो तो मे बी उसको साथ ही डायग्नोस करने के लिए और ट्रीटमेंट के लिए आप मे बी लेप्रोस्कोपी एडवाइस कर सकते हैं। बट ज्यादातर केसेस में, मेजॉरिटी केसेस में अल्ट्रासाउंड जो है बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है जिससे कि एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पता चल सकता है। देखिए, आज की डेट में अगर पेशेंट के अंदर आप सिर्फ पेरिटोनियल जो माइक्रोस्कोपिक स्पॉट्स हैं या छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, उनके लिए अगर आप लैप्रोस्कोप डालते हैं, वो सही नहीं है। उसके लिए आपको ऑन द हिस्ट्री, जब आपने डायग्नोज, आपको नहीं दिख रहा कोई सिस्ट, जो यंग बच्चियां आएंगी 15-16 साल की, उनके अंदर कोई आपको एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखाई देगा। आपको हिस्ट्री से एक डायग्नोसिस बनेगा। फिर हम उसको मेडिकल थेरेपी पे डालते हैं, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग करके। और वो दवाइयों के साथ जब वो पेशेंट इंप्रूव हो जाता है, वो पेन किलर्स नहीं होते, वो ऐसी दवाइयां होती हैं जिसके साथ हम बीमारी को रोकते हैं आगे बढ़ने से। तो दैट इटसेल्फ मेक्स अ डायग्नोसिस। आप 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए मेडिकल थेरेपी पे डालते हैं। फॉर दैट ऑल्सो वी डू नॉट एडवाइज लैप्रोस्कोपी। और जो साइंस के गाइडलाइंस हैं, एविडेंस है, जैसे हम एस्ट्रे गाइडलाइंस अगर फॉलो करें, तो बिल्कुल भी हमें अब लैप्रोस्कोप फॉर डायग्नोसिस इज नॉट करेक्ट।
तो आपको कोई ट्रीटमेंट करना है, कोई बहुत उसके अंदर प्रॉब्लम है, इट्स अ ह्यूज सिस्ट, जो अब जैसे हम आईवीएफ करते हैं वो हमारे रास्ते में आ रही है, मैं अंडे नहीं निकाल पाऊंगी, यस देन आई विल पुट अ लैप्रोस्कोप, बट नॉट फॉर डायग्नोसिस। तो बेसिकली सबसे पहले तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पीरियड पेन जो है वो एक नॉर्मल चीज नहीं है। आपको अपना जाके डॉक्टर से चेकअप कराना है, जो कि एक सिंपल अल्ट्रासाउंड से इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, ताकि इसका समय पर ट्रीटमेंट हो सके। जैसे डॉक्टर रितु, आजकल ये बात की जाती है कि हर बीमारी में, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे किसी को शुगर है, उसमें हमारा डाइट और लाइफस्टाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो क्या एंडोमेट्रियोसिस में भी हमारे लाइफस्टाइल का कोई रोल है? क्या इससे वाकई में कोई, इस बीमारी में कोई फर्क पड़ सकता है? यस, ये तो डॉक्टर मंजुला, मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन पूछा आपने, बिकॉज ये मेरा ही सोचना नहीं है, बट मैं बहुत इस पे बिलीव करती हूँ। बट इसके ऊपर बहुत अभी तो, अगर हमारे देश की संस्कृति के ऊपर चले तो शुरू से कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, करेक्ट? तो बिल्कुल। यही सच सच है। और इसके ऊपर आज दुनिया भर के साइंटिस्ट रिसर्च करके इसको प्रूव कर रहे हैं। वो कैसे? आप जो खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं ये भी बताऊंगी क्या खाना चाहिए। जो आप खाते हैं, आपकी डाइट डिसाइड करती है कि आपका जो 6 मीटर लंबा आंतड़ी है, उसके अंदर जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, दो तरह का फ्लोरा हम सब में होता है, एक गुड बैक्टीरिया और एक बैड बैक्टीरिया। हमारी बॉडी का एक बैलेंस बनता है अगर हमारे गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया से ज्यादा है। लेकिन अगर आपका डाइट सही नहीं रहेगा तो एक डिसबायोसिस बनता है। डिसबायोसिस मतलब एक इम्बैलेंस बिटवीन द गुड एंड द बैड बैक्टीरिया। जब बैड बैक्टीरिया आपके गट के अंदर ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे, तो गुड बैक्टीरिया जो आपको एक हेल्थ देते हैं, आपके साथ एक सिम्बियोसिस रिलेशन है उनका, वो वीक हो जाएगा। तो बैड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हंड्रेड्स ऑफ डिजीजेस इन आवर सिस्टम, एंड सो इज एंडोमेट्रोसिस। और ये एविडेंस ने भी प्रूव किया है कि ये चीजें, तो इनसे बचना कैसे है, ये तो चलो आप कहेंगे हमें क्या लेना देना, इससे बचना कैसे? कोशिश करिए आपका जो डाइट है वो फ्रेश फ्रूट्स जरूर हो, जो सीजन के फ्रूट है। मैं नहीं कहती कोल्ड स्टोरेज के लग्स एग्जॉटिक फ्रूट्स खाइए, नहीं, जो सिंपल मौसम में आपके एरिया में मिलते हैं। हम ये नहीं कह रहे जो हम पंजाब में खाते हैं वो हिमाचल के लोग भी खाएं या वो साउथ के लोग भी खाएं। जो आपके एरिया का फ्रेश फ्रूट है वो आप खाइए, राइट? जो सीजनल फ्रूट्स है वो खाइए फ्रेश। जो भी खाना आप खाते हैं वो फ्रेश होना चाहिए। पैकेट फूड, कोल्ड स्टोरेज का फूड वो मत खाइए, वो सब बीमारी का ही संकेत देता है। हमारे सिस्टम में हमें हमेशा, ऑलवेज वी मस्ट ईट फ्रेश फूड, राइट? तीसरी इंपॉर्टेंट बात, नट्स, जैसे ये वॉलनट्स, आलमंड्स, ये आपके डाइट में जरूर होना चाहिए। एंड सीड्स, सीड्स में क्या आता है? फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, एंड योर सनफ्लावर्स, योर पंपकिन सीड्स, मेलन सीड्स। ये क्यों खाना है नट्स एंड सीड्स? ये आपका ओमेगा, स्पेशली जैसे वॉलनट्स, ये ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 का बैलेंस बनाते हैं, और ये सब चीजें आपको एक हेल्थ देंगे, राइट? ये सारा चीजें आपके डाइट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अगर इसमें, आगे कैसे होता था पहले जमाने में, घर में लेडीज दही जमाती थी, फिर उसका बटर निकालती थी दही से। आजकल लोग मलाई को इकट्ठा करके बटर निकालते हैं, विच इज अगेन अ पॉइजन फॉर द ह्यूमन सिस्टम। तो वो दही की वो जो मक्खन निकल जाता था, तो जो बटर मिल्क नीचे बचता था उसमें पुदीना धनिया डाल के दे यूज टू ड्रिंक, द होल फैमिली वो पीते थे उसको। आजकल गांव के लोग भी ये नहीं पीते, मुझे इतना हैरानी होती है। आगे गांव के लोग ये सब चीजें रोजमर्रा पिया करते थे। एंड आप मानोगे, ये जो बटर मिल्क वो लोग पिया करते थे, एंड भगवान करे फिर से लोग पीने लगे विद दिस पुदीना और धनिया डाल के, ये आपके गट फ्लोरा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्रोबायोटिक है। अभी आप लोग मार्केट में वो शीशियों में मिलने वाला जाके प्रोबायोटिक पीते हैं, विच अगेन आई डू नॉट, एनीथिंग विच हैज अ प्रिजर्वेटिव
सेंसिटिव, इज अ पॉइजन फॉर द सिस्टम। वो नहीं खाना पीना चाहिए। आप फ्रेश लीजिए। आप ऐसे देश में हम रहते हैं जहां हमें फ्रेश मिलता है, यू नो। और फिर आपने बोला लाइफस्टाइल में एक डाइट आता है, फिर योगा। योगा अगेन हमारे संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जो आपको एक डिजीज रिवर्सल, एक योगा एकमात्र ऐसा एक्सरसाइज है जिसके साथ आप कई बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं। तो वो हर बच्चे को, हर इंसान को करना चाहिए। और ये बीमारी में पेन रिलीफ में डेफिनेटली योगा हेल्प करता है। और आप योगा नहीं कर सकते, कुछ तो एक्सरसाइज करिए, बिल्ड अप योर मसल्स। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक गुड एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं आपके ब्लड में, जो एक आपको खुशी देते हैं। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चलती है। इसका 100% क्योर नहीं होता है, लेकिन इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम फिर भी, आप और हम मिल के कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लाइफस्टाइल चेंजेस को फॉलो करेंगे, तो दवाइयों के साथ साथ आपकी जिंदगी एकदम नॉर्मल जैसी हो सकती है। और ये डिजीज, आपके अंदर दवाई भी बेहतर काम करती है जब आप अपना डाइट और अपना एक्सरसाइज का एक रूटीन बना लेते हैं। तो इसकी शुरुआत करनी है सब महिलाओं ने अपने ऊपर अप्लाई करके। देखिए, अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा, अगर आपकी डाइट अच्छी है, जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि फ्रेश फूड हमेशा खाएं, फाइबर रिच फूड हमेशा खाएं, कोई भी एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज आप जरूर करें और उसको अपना एक नियम से करें। तो अगर आप में ये हैबिट्स होंगी तो आप यही आदतें अपनी बच्चियों में डालेंगे, तो इसके एंडोमेट्रियोसिस को ही छोड़ कोई भी बीमारी या तो होगी नहीं या फिर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर रितु, बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने इतना अच्छा हमें डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में बताया। तो अब हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े हुए कुछ मिथ्स के बारे में, कि इसके बारे में जो गलत भ्रांतियां आमतौर पे समाज में प्रचलित हैं। तो डॉक्टर रितु, मैं आपसे वो मिथ पूछूंगी तो आपने उसे क्लैरिफाई करना है। एंडोमेट्रियोसिस एक सिंपल पीरियड पेन ही तो है? नहीं, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि एंडोमेट्रोसिस या पेन, पेन की बात करें, पीरियड्स में कभी भी पेन होना नॉर्मल नहीं है। बस ये अपने जहन में, अपने दिमाग में एक बसा लीजिए कि पेन इज नॉट नॉर्मल। जो हमें महामारी आती है, ये कुदरत ने एक फिजियोलॉजी है, ये एक नॉर्मल चीज है। ये बीमारी थोड़ी है कि आपको दर्द होगी इसमें, आप ये समझिए। पेन हमेशा बीमारी देती है, तकलीफ आपको, आप दुखी होते हैं, दर्द होता है ना, दर्द। तो आप जैसे खुशी, जब आप व्हेन यू आर हैप्पी और आपके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, तो आप दुखी थोड़ी होंगे। तो अगर आपको दर्द है, वो बीमारी है। दर्द होना कभी भी नॉर्मल नहीं। बस ये समझ लो कि पेन इज नॉट नॉर्मल। तो अगर आपको पेन है, आपके अंदर बीमारी है या नहीं है, ये डिसाइड करेंगे आपके डॉक्टर, और उसके लिए आपको घर से उठकर हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। तो कोई भी आपको मेंसेस के दौरान पेन होती है, ज्यादा होती है, जो कि आपको लगता है नॉर्मल नहीं है, तो बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत, फटाफट से अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर, तो सेकंड मिथ कि प्रेगनेंसी होने पर एंडोमेट्रियोसिस क्योर हो जाता है, यानी कि ठीक हो जाता है। ये बहुत सारी महिलाएं और एक दूसरे को बोलती हैं कि शादी हो जाएगी तो ठीक हो जाए। मुझे तो आज तक नहीं समझ आया कि शादी में ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे एंडोमेट्रियोसिस ठीक हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है, वो शादी होने से या प्रेगनेंसी होने से वो ठीक नहीं होती है। ये पता नहीं, बहुत सारी औरतें एक दूसरे को बोलती हैं पहले तो शादी कर दो, फिर शादी कर दो तो बच्चा होगा तो एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस ना तो शादी से ठीक होने वाला है, ना प्रेगनेंसी से ठीक होने वाला है। क्योंकि इतना समझ लीजिए कि जो ग्लैंड्स यूट्रस के अंदर हैं, जो नॉर्मल आपको एक महीना देते हैं, महामारी देते हैं, वो ही ग्लैंड इतनी जगहों में जाके पड़े हैं कि हमें भी मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ वो जाके पड़े हैं। वो बीमारी ही तो है, वो वहां पे होने ही नहीं चाहिए थे। और वो वहां से निकल कैसे सकते हैं प्रेगनेंसी होने से? प्रेगनेंसी होने से कुछ समय तक बीमारी थोड़ी शांत हो जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, 9 महीने तक आपको महीना नहीं आता। इसलिए वो 9 महीने तक ग्लैंड्स जो हैं वो थोड़े सुकड़ जाते हैं।
वो अपना काम करना छोड़ देते हैं। तो जैसे जैसे आपको महीना आना शुरू होगा, आफ्टर जब आपका बच्चा हो गया, ये बीमारी फिर से दोबारा जागनी शुरू हो जाती है। वो सिर्फ कह लो थोड़ी देर के लिए सो जाती है, शांत हो जाती है, तो आपको ऐसा लगता है, जो कि है नहीं। ओके। तो डॉक्टर रितु, तीसरा जो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होती है कि एंडोमेट्रियोसिस का सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, बच्चेदानी का निकाल देना यानी कि हिस्टेक्टमी। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत ही गलत बात है। देखिए, मैं सबको बोलती हूँ, अगर आपके हाथ पे चोट लगेगी, क्या हम पूरी जीवन हम जान नहीं लगा देंगे उस हाथ को बचाने के लिए? आपकी आंख में कुछ इन्फेक्शन हो जाए, क्या हम जान नहीं लगा देते उसको, आंख को ठीक करने को, कि आपकी आंख की नजर ना चली जाए, निगाह, आपकी आंख खराब ना हो जाए? तो बच्चेदानी भी ऐसे ही एक आपके शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसको सिर्फ निकाल के फेंक देना हर चीज का हल नहीं है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो भूल जाइए कि अगर बच्चेदानी निकाल के फेंक दोगे दर्द चला जाएगा, ऐसा नहीं है। बच्चेदानी के आगे पीछे इतने सारे अंग, आंतड़ी के ऊपर पड़ी है एंडोमेट्रोसिस, बच्चेदानी निकाल भी दोगे दर्द नहीं हटने वाला। यू नो, एंडो इट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है इस बीमारी को? आज की डेट में हमारे पास ऐसी दवाई है, हम आपको खिला के इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और कई तरह की कॉम्प्लिकेशन से आपको बचा सकते हैं। बच्चेदानी के आसपास के हिस्सों के साथ ये बीमारी जुड़ जाती है जब ये बढ़ जाती है। तो ये इसको, ये भूल जाओ कि खाली अगर यूट्रस निकाल दिया तो ये चली जाएगी। मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे हैं जो बच्चेदानी निकाल के आते हैं, और जहां से बच्चेदानी निकाल के, हम उसको वॉल्ट कहते हैं, वो हिस्से को सिला जाता है, उस हिस्से पे इतना जबरदस्त एंडोमेट्रोसिस पड़ा होता है। तो इसका मतलब डॉक्टर रितु, जो आपने इसमें दो हमें इंपॉर्टेंट बातें बताई कि एक तो जो एंडोमेट्रियोसिस है उसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन नहीं है, और बच्चेदानी निकालना तो बिल्कुल भी नहीं है। एब्सोल्युटली। क्योंकि जैसे डॉक्टर रितु ने पहले भी बताया कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ही कि जो उसकी लाइनिंग है वो बच्चेदानी के बाहर ग्रो करती है, तो बच्चेदानी को निकालने से तो उसका कोई सोल्यूशन होगा ही नहीं। और दूसरी, बिल्कुल। कि इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। तो कई केसेस में जिनको हम ध्यान से पहले देखते हैं कि इस पेशेंट में मेडिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि नहीं, तो इसको दवाओं से भी किसी हद तक ठीक किया जा सकता है। तो आपको अपने मन में ये टेंशन लाने की जरूरत नहीं है कि अगर हमारा एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोस हो गया है तो हर हालत में हमारा ऑपरेशन ही होगा। इज दैट ट्रू इसमें डॉक्टर रितु? एक सेकंड में इसमें एक और चीज ऐड करूंगी। मेरे पास कई सारी बच्चियां आती हैं, जैसे जिनकी उम्र 20 साल है, 18 साल है, 19 साल की बच्चियां, और उनके ओवरी में बड़ी बड़ी चॉकलेट सिस्ट हम इसे कहते हैं। जब ये खून की रिसौली बनती है ना ओवरी के अंदर, तो एक बड़ी सारी सिस्ट बना देती है, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, और एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट कहेंगे आप। तो वो जो सिस्ट होती है, हम उसको अब 18 साल की बच्ची में अगर हम ऑपरेशन करके सपोज निकालते हैं, वो साल भर के अंदर दोबारा बन जाएगी कहीं दूसरी जगह पे। तो कितने ऑपरेशन करेंगे बच्ची का? तो इतनी सारी बच्चियां हैं जिनके अंदर 6-6 सेंटीमीटर की बड़ी सिस्ट भी हैं, वेयर हमने क्या किया है, उनका पूरा प्रॉपर हम जानकारी करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। हाँ, और फिर उस सिस्ट को हमने मेडिकली मैनेज किया है। और आज की डेट में मेरे ऐसे कई पेशेंट हैं, वो सिस्ट खाली आज 2 सेंटीमीटर की रह गई, या 1.5 सेंटीमीटर की रह गई, मतलब ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये समझना चाहिए लोगों को कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसा है ना, खाने की दवाई है ऐसी कि जिससे हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, सिस्ट को। बहुत कम लोग हैं जिसके अंदर हमें ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। और एक चीज और लोगों को समझना चाहिए कि जब भी हमको दूरबीन का ऑपरेशन करना भी है, तो इट शुड बी वन बेस्ट सर्जरी एट द राइट टाइम, मतलब जब सही में उसकी जरूरत हो। बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके 3-3 लैप्रोस्कोपियां हुई हैं फॉर एंडोमेट्रोसिस। ये गलत है, आज की डेट में हमको इतनी बार सर्जरी की नौबत नहीं आना चाहिए, बिकॉज विद एवरी सर्जरी ऑन द ओवरी, उस बच्ची के अंडे खत्म हो रहे हैं, है ना, उसको कल को बच्चा भी चाहिए। तो बहुत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सिंपल भाषा में,
जो ऑपरेशन है ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, ये फर्स्ट नहीं। ये कुछ साल पहले ऐसा था कि सबसे पहले सर्जरी कर दी जाती थी, क्योंकि इतनी बेहतरीन दवाइयां नहीं थी। पर आज की डेट में साइंस भी, एविडेंस भी कहता है कि पहले आप मेडिकली मैनेज करें। जो बच्चे, कोई कोई हजारों में एक होता है जो मेडिकल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसमें करेंगे। या किसी में हमें कुछ कैंसर का डाउट है, उसमें करेंगे। या किसी के अंदर कोई जो मेडिकल थेरेपी को रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, उसमें सर्जरी करेंगे। सो सर्जरी इज नॉट द फर्स्ट ट्रीटमेंट एट, और बिल्कुल भी उसको ऐसा मरीजों को नहीं सोचना चाहिए। और कई बार मालूम डॉक्टर मंजुला, पेशेंट्स क्यों नहीं आते हॉस्पिटल? उनको लगता है रसौली तो उनको अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर ने बता दिया है, डॉक्टर के पास जाएंगे उन्होंने ऑपरेशन कर देना है। दे थिंक लाइक दैट, जबकि ऐसा नहीं है। आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू कि अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज भी हो जाता है तो मेडिकल ट्रीटमेंट इसका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑपरेशन सिर्फ उसी हालत में किया जाता है जब उसकी वाकई जरूरत हो और वो मेडिकल ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करे। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट अपने राइट डॉक्टर के पास जाना है और उनकी सलाह को सुनना है। डॉक्टर, तो एक और सवाल कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से कुछ और हेल्थ, एक तो आपने बताया कि ये बच्चेदानी को, उसकी ट्यूब्स, ओवरीज को अफेक्ट करती है, इसके अलावा कोई और तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी एंडोमेट्रियोसिस की वजह से हो सकती हैं क्या? यस, इसके वजह से देखो, जो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं वो है इनफर्टिलिटी। बच्चा नहीं होता है। वो क्यों होता है? जब ओवरी के अंदर खून, देखो खून जो पड़ता है वो तो बाहर आना चाहिए ना। अगर अंडेदानी के अंदर ऐसी ग्लैंड्स पड़े हैं जो यूट्रस में ही होते हैं, तो क्या होगा? ब्लीडिंग वहां भी होगी। और ब्लीडिंग हो के क्या होता है? एक सिस्ट बनती जाती है। तो सिस्ट क्या होती है? जैसे जैसे वो ग्रो करती जाती है, वो प्रेशर डालती है। ओवरी 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर का ऑर्गन है ना, इतना साइज है। उसके अंदर आप सोचो 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर की जब सिस्ट अंदर बन जाती है, वो अंडों का क्या बचेगा? वो प्रेशर के साथ कंप्रेस होके डिस्ट्रॉय होते हैं। प्लस जो एंडोमेट्रियोसिस का ये जो गंदा खून अंदर इकट्ठा होता रहता है, इसके अंदर से भी कई तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। देखो, आफ्टर ऑल जो अंडे हैं वो हमारी बॉडी के सबसे नाजुक चीज है। जो हमारे जर्म सेल्स है जिससे कल बच्चा बनने वाला है, वो इंसान के शरीर का सबसे एक नाजुक हिस्सा है। तो सबसे बड़ा कारण तो है जो एक हेल्थ इशू बनता है, इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आंतड़ी के ऊपर जाके जब ये बैठ जाती हैं। अब जैसे आप लोग इलाज नहीं कराएंगे, ये बीमारी अंदर ही अंदर चलती रहेगी। ओके, कभी कभी क्या होगा, आपको पेन होता था बच्चियों को, आफ्टर फ्यू इयर्स पेन तो खत्म हो गया, आप सोचते हो बीमारी भी खत्म होगी। लेकिन बीमारी कई बार सिवियर हुई होती है जब पेन बंद हो जाता है। अंदर ही सब चिपक जाता है। तो पेशेंट्स कैसे आते हैं? सबएक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के साथ। वो हमें आके क्या बोलते हैं कि हमको खाना पचता नहीं है, या उल्टियां आती हैं। कभी कभी कोई इस तरह का खाना खा लेते हैं जो अच्छे से इन्होंने च्यू नहीं किया, तो वो अंदर जाके आंतड़ी में ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम देने लग जाता है। पेशेंट गुमराह हो जाता है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आए हैं और एक्चुअली सर्जन ने वापस हमारे पास भेजे हैं। वो पेशेंट डॉक्टर के पास, सर्जन के पास गए कि अपेंडिसाइटिस का पेन। कई बार सोनोलॉजिस्ट ने देखा वो पेन उस एरिया में था जहां अपेंडिक्स पड़ा होता है, तो अपेंडिसाइटिस के लिए मिसडायग्नोस हो गया। कभी कभी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम्स होते हैं। कई बीमारियां हैं, जैसे कभी कभी क्या करेंगे, पीरियड्स के दौरान पेशेंट को सुसु बार बार आएगा और सुसु के अंदर ब्लड भी आने लग जाता है। तो वो सोचते हैं कि पेशाब की इन्फेक्शन होगी या पेशाब की थैली की इन्फेक्शन होगी, जबकि एंडोमेट्रोसिस जाके ब्लैडर के अंदर भी बैठ जाता है। इट कैन ग्रो एनीवेयर, जहां इनको जगह मिलती है ये आगे आगे बढ़ता रहता है। इस बीमारी को हम कहते हैं क्रॉनिक एंड प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव मतलब ये बढ़ती रहती है अगर आप इसको रोकते नहीं। किसी को, यू हैव टू बी जस्ट लकी इनफ अगर किसी के अंदर ये स्पीड से ना ग्रो करे। किसी के अंदर मैंने देखा है 2 बच्चे हो गए महिला के, उसके बाद ये इंक्रीज कर रही है, बिकॉज उनकी छोटी उम्र में बच्चे हो गए थे, तो इन्होंने उस वक्त बच्चा होने में तंग नहीं किया। आजकल बच्चियां लेट मैरिज करती हैं, तो सबसे ज्यादा जो डॉक्टर मंजुला ये
ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में कहूंगी जो इसकी आती है ना, दैट इज इनफर्टिलिटी। पेशेंट्स पहले नहीं आते हमारे पास 35 ईयर्स, 36 ईयर्स पे, इवन 32 ईयर्स पे देखा कि भी बच्चा नहीं हो रहा, 5 साल से शादी हो गई है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो एंडोमेट्रियोसिस प्रेगनेंसी को में एक बहुत बड़ी अड़चन डालती है। अगर हम सही समय पे इसको रोक लें, इसके प्रोग्रेशन को, तो ये हमारे अंडे खराब नहीं करे। देखिए, इसमें सभी लेडीज ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझनी है वो ये है कि हर एक औरत में एक लिमिटेड स्टॉक ऑफ एग्स होता है। यानी कि जब एक बच्ची पैदा होती है तो उसकी ओवरीज में जितने एग्स हैं, एंड तक उतने ही अंडे रहते हैं, और वही उसी में से कुछ अंडे हर महीने यूज होते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि एंडोमेट्रियोसिस सबसे ज्यादा ओवरीज को अफेक्ट करती है, यानी कि उसके अंदर जो पड़े अंडे हैं वो इससे खत्म होने शुरू हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए सभी माओं को ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि अगर उनकी डॉटर्स, उनकी बच्चियां माहवारी के दौरान दर्द की कंप्लेंट करती हैं, तो एटलीस्ट आपको एक बार जाके चेकअप जरूर कराना है कि कहीं उसे एंडोमेट्रियोसिस जैसी गंभीर बीमारी तो नहीं है। और दूसरा, जैसे डॉक्टर रितु ने बताया कि इसकी जो सिवेरिटी है वो इसके सिम्टम्स के साथ कई बार मैच नहीं करती है, कि पेशेंट के अंदर आंतड़ियों में, पेशाब के रास्ते में, हर जगह पर एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसे कोई सिम्टम ना हो। तो अगर आपका एंडोमेट्रियोसिस एक बार डायग्नोस हो चुका है और अगर आपको कोई सिम्टम नहीं भी है, तो आपने आराम से घर पर नहीं बैठ जाना है ये सोचकर कि मेरी बीमारी ठीक हो चुकी है। आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है और जो भी दवाएं वो आपको प्रिस्क्राइब करती हैं उसे आपने वो जरूर खाना है। डॉक्टर रितु, उन लेडीज के लिए आपका क्या मैसेज है कि जिनको लगता है, चाहे हमारी ये बातचीत सुनने के बाद, कि उनको लगता है कि हाँ, मुझे भी शायद पीरियड्स में पेन नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा होती है, तो कहीं मुझे एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी तक किसी डॉक्टर की सलाह नहीं ली है, तो उसके लिए, उन लेडीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप डॉक्टर को मिलिए, जाके दिखाइए, डरिए मत। देखिए, आप कई बार लेडीज ना कई वजह से बाहर नहीं निकलती हैं, कई वजह। समटाइम्स तो मैंने देखा है यूं ही टालती रहती हैं कि आज नहीं कल, और वो कल कभी आता ही नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी प्रॉब्लम है, आज की डेट में हम उसको ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन किए। सी, अगर आज हमारे पास ऐसी दवाई है कि हम सिर्फ आपके दर्द को रोकने की बात नहीं कर रहे, दर्द तो रोकेंगे ही रोकेंगे, लेकिन इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, ऐसी दवाई है, तो वो आपके लिए एक बिल्कुल मिरेकल के बराबर है। उसको अवेल करिए, प्लीज डॉक्टर को दिखाएं। बिकॉज मुझे बहुत दुख होता है जब 32 ईयर्स की लड़कियां आती हैं, उनके अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बने होते हैं ओवरीज में, और अंडे ना मात्रा होते हैं, और बड़ी कठिनाई आती है फिर उनको। इवन आईवीएफ एक विधि है, ये मत सोचिए आईवीएफ एक जादू है। आईवीएफ के साथ भी हमको अगर आपका बच्चा बनाना है तो आपका एक बेहतरीन अंडा चाहिए। So if your eggs are damaged and they are not good in quality, नंबर ही नहीं बचता है, तो फिर हम कैसे आपके प्रेगनेंसी कराएंगे, है ना। और डोनर अंडे के साथ प्रेगनेंसी अगर आप सोचते हैं, देखो संभव तो सब कुछ है, लेकिन अगर आपका ही जीन जाना चाहिए, हर इंसान को अपना जेनेटिक जो जिनोम है उसका रिस्पेक्ट करना है, तो इस बीमारी को प्लीज रोकिए। तो थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी जागरूकता आपको कितनी बड़ी बीमारी से बचा सकती है, आप ये सोचें। तो डॉक्टर रितु, एक और बात मैं पूछना चाहती हूँ कि एंडोमेट्रियोसिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम में क्या फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वो भी कुछ हेल्प कर सकते हैं? बहुत कुछ, बहुत कुछ। इतना देखो, अगर किसी को दर्द है और उसको आप सहारा दे देते हैं, उसका दर्द पहले तो वैसे ही कम हो जाएगा। हम तो जो करना है करेंगे एज डॉक्टर्स, हम आपको दवाई देंगे, हम आपकी काउंसलिंग करते हैं रिपीटेडली, पर जो आपकी फैमिली फैमिली को क्या चाहिए, देखो एक लेडी को घर में पेन हो रहा है, सो व्हाट डू पीपल कैन डू, आप उसके साथ थोड़ा इमोशनल
उसको बॉन्डिंग दीजिए, उसको सहारा दीजिए, उसके काम में उसका हाथ बटाइए। अक्सर लेडी दर्द में भी किचन में काम कर रही है। सी हर लेडी के पास हाउस हेल्प नहीं होता है, और आप अगर उसके हस्बैंड, बच्चे, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, बच्चे कोई भी, ऑल ऑफ यू उसके हेल्प करिए। कोई वॉशिंग में हेल्प करो, यूटेंसिल्स वॉश करना है, किचन में कुकिंग करना है। इसना जो एक हम ग्रुप के साथ काम करते हैं, एक अपनेपन के साथ हम मिलके कुछ करते हैं, उसमें दूसरे का दर्द कम हो जाता है। राइट। दूसरा, आप बार बार उसको काउंसिल करेंगे। हस्बैंड अपने वाइफ को, बहुत बार मैं देखती हूँ मेरे पेशेंट्स के हस्बैंड साथ आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज अगर जब हस्बैंड एक वाइफ को लेके भी डॉक्टर के पास आता है ना, वाइफ का आधा दर्द उसी में ठीक हो जाता है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ आ गया। बहुत सारे हस्बैंड्स हैं जो साथ नहीं आते हैं कि तुम चले जाओ, दिल गिव मनी की जाके। लेकिन आपका एक जो सहारा है, एक टुगेदरनेस है, वो उसके दुख को कम करने में और उस बीमारी से फाइट करने में बहुत हेल्प करता है। इसको किसी एक बंदा बीमार है तो सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स उसका सहारा बने, उसको इमोशनल सपोर्ट दें। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी आपने बात कही डॉक्टर रितु। इसके साथ साथ में एक और बात आपको, जो हम बेसिक बात शुरू से ही कर रहे हैं कि आपके किसी भी फ्रेंड हो, कोई आपकी फ्रेंड है, आपकी कोई रिलेटिव है, आपकी कोई कजन है, कम से कम ये पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर कोई भी आपको कहता है कि ये आप कि उसे मेंसेस में पेन हो रही है, तो आपने उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस उसका एक कारण हो सकता है। तो उसे खुद भी इग्नोर मत करें और दूसरे को भी उसे इग्नोर करने को मत कहें, और उसे मोटिवेट करें कि एटलीस्ट वो एक बार डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप जरूर करवाए, ताकि कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम को टाइमली डायग्नोस करके उसे दवाइयों के साथ ठीक किया जा सके। एक चीज और ऐड करूंगी। हम्म। स्कूल में बहुत सारी बच्चियां स्कूल में रहती हैं। आजकल ना बच्चों को 9 9 10 11 साल में पीरियड्स आ रहे हैं। आगे जैसे 13 इयर्स पे आते थे। तो जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ द स्कूल्स, उन लोग को भी अपने ये अवेयरनेस होना जरूरी है कि अगर कोई बच्ची जाके गेस्ट रूम में बैठ रही है पेन के काप, उसको देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स मेरे पास है, कई बार स्कूल से बच्चियों को लाया जाता है कि इसको इतना सिवियर पेन हो रहा है। तो उसको इट इज इम्पॉर्टेंट कि वो जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, स्कूल के जो मेंबर्स हैं, स्टाफ हैं, वो भी उन बच्चियों के पेरेंट्स को इनकरेज करें कि इनको डॉक्टर को दिखाइए। हर महीने सिर्फ पेन किलर्स खा के उस बच्ची को सफर करने देना इज नॉट गुड। इट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। तो इसलिए स्कूल के सभी टीचर्स को, सभी पेरेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि अगर टीचर ये नोटिस कर रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर लड़की मेंसेस के दिनों में हमेशा स्कूल से छुट्टी करती है, तो इसका मतलब उसे उस बच्ची के माँ बाप को जरूर इसके बारे में बताना चाहिए और उन्हें एनकरेज करना चाहिए कि वो हॉस्पिटल जाकर डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर ले। थैंक यू डॉक्टर रितु फॉर दिस वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। डॉक्टर रितु, वैसे तो हम इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपसे एक बार दोबारा पूछना चाहती हूँ कि कई बार लोग भी ऐसे कहते हैं, और ये यूजुअली काफी लोगों के माइंड में ये बात होती है कि प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियोसिस को ठीक कर देती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा किया आपने दोबारा पूछा, बिकॉज हमें बार बार लोगों के दिमाग में ये गलत धारणा निकालने के लिए बार बार हैमर करना पड़ेगा कि प्रेगनेंसी कैसे बीमारी को खत्म कर सकती है। प्रेगनेंसी सिर्फ क्योंकि आपको 9 महीने पीरियड्स नहीं आए, महीना नहीं आया, तो वो काइंड ऑफ सो गई, स्लो डाउन हो गई। बिकॉज जो जे आपको पेन होता था वो क्यों होता था कि आपको जगह जगह से ब्लीडिंग हो रही थी आपके पेट के अंदर। अब जबकि प्रेगनेंसी होगी, आपको पीरियड्स ही नहीं आ रहे। आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो आपको पीरियड्स नहीं आने देते। तो उस दौरान वो हार्मोन्स सप्रेस हुए हैं और आपको महीना महामारी नहीं आ रही, ना बाहर आ रही है ना अंदर आ रही है। तो इस करके वो आपकी बीमारी उतने समय के लिए शांत बैठी है। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी के बाद आपको पीरियड्स आएंगे, ये फिर से वह बीमारी शुरू हो जाएगी। तो ये गलत धारणा अपने जहन से निकाल दीजिए कि प्रेगनेंसी किसी भी तरह से आपकी बीमारी को
ठीक कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो देखिए मैं आप सबको यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि हर औरत अपने परिवार में एक स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह होती है। उसे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी है कि आप जागरूक रहें, बी नॉलेजेबल, सुनते रहें ऐसी बातें ताकि आप अपना भी ध्यान रखें, अपने फ्रेंड्स का, अपने रिलेटिव्स का, अपनी बच्चियों का अपना पूरा ध्यान रखें। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप अपने परिवार को बहुत अच्छे से अपनी केयर दे सकती हैं। डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एंडोमेट्रियोसिस जैसी सीरियस प्रॉब्लम के बारे में इतनी अच्छी तरह से हमें बताया। तो आज एंड में हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं बस डॉक्टर मंजुला इतना ही कहना चाहूंगी कि प्लीज जब भी आपको पीरियड्स में, महामारी में किसी भी बच्ची को, चाहे वो 14 साल की है, 13 साल की है, चाहे 12 साल की बच्चियां भी आती हैं, प्लीज उसको नजरअंदाज ना करें। किसी भी तरह का पेन अगर आपको महामारी के दौरान होता है या महामारी के आने से पहले होता है, उसको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं समझना। आप जाके डॉक्टर को जरूर मिलें। बस एक डॉक्टर को मौका दीजिए, वो डायग्नोज करे कि बीमारी है कि नहीं है। और कोई भी इंसान अगर आपको ये कहता है कि ये प्रेगनेंसी में ठीक हो जाएगा दर्द, इसकी शादी जल्दी कर देना या कुछ भी, उसको भी ना माने। वो भी गलत है। ना शादी, अगर आप लोगों को हमने सब कुछ समझा दिया कि ये दर्द होता ही क्यों है, अगर आप ये सब बातें समझ गए तो आप खुद भी समझ जाएंगे, आप सब समझदार लोग हैं, कि दर्द अगर होने का कारण कुछ और पड़ा है तो वो शादी और प्रेगनेंसी से कैसे ठीक हो सकता है। तो जो बीमारी को हम रोक सकते हैं आगे बढ़ने से, उसको प्लीज नजरअंदाज ना करें। पेन इज नॉट नॉर्मल। बस ये लाइन याद रखेंगे तो आप कोई गलती नहीं करेंगे। और इसमें मैं आगे एक और चीज श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि जैसे डॉक्टर रितु ने बोला कि पीरियड पेन इज नॉट नॉर्मल, स्पेशली इफ इट इज सिवियर, और हर पीरियड पेन का कारण एंडोमेट्रियोसिस हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि हमें बहुत सिवियर पेन हो रही है तो इसका मतलब हमें कोई बहुत भयंकर बीमारी है। डॉक्टर के पास जाने का मतलब यही है कि आपके दिमाग से एटलीस्ट ये डाउट निकल जाए। डॉक्टर आपको अच्छे से एग्जामिन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं, और या उसका अगर कोई और कारण है वो आपको बताएंगे। तो इसलिए जागरूक रहिए, ऐसे पॉडकास्ट सुनते रहिए, अपना और अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखें। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे और यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप बायर फॉर हर एंड बायर फॉर हेल्थ, ये आप इनको इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसे और टॉपिक्स के बारे में भी मिल सकती है। तो डॉक्टर रितु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज शेयर की। सो आई रियली थैंक यू एंड आई थैंक बायर पीपल फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।